Hello students, how are you all? Now we are going to start with the another lecture of the first chapter, that is heredity and evolution. और इस लेक्चर में हम डील करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. यस, चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए, तभी आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा. So let us start, students. Now Charles Darwin has collected innumerable specimens of the plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he put the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. मतलब चार्ल्स डार्विन ने, एज यू कैन सी, उन्होंने बहुत सारे स्पेसिमेंस कलेक्ट किए, एनिमल्स के स्पेसिमेंस, प्लांट्स के स्पेसिमेंस कलेक्ट किए, और स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद उनका जो ऑब्जर्वेशन निकला, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को पब्लिश किया, जिसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को क्लियर किया. मींस अगर नेचर कोई भी चैलेंज देता है, वो चैलेंज में जो भी जीतता है वो हमेशा फिट होता है और वही सर्वाइव करता है, बाकी सब के सब मर जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग, For this purpose, Darwin has published a book titled called as Origin of Species, and his researches, that is उन्होंने जितने भी रिसर्च किए उन्होंने Origin of Species नामक बुक में उसे पब्लिश किया. मीन्स चार्ल्स डार्विन ने जिस बुक को पब्लिश किया, it is named as Origin of Species. Now, while explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce प्रोइफिशियली. मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पर हैं वो सभी भी तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं और वो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं. ऑल द ऑर्गेनिजम्स compete with each other in a life threatening manner. सभी के सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लड़ते हैं. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, देखते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे चूहे हैं जो बेसिकली ज़मीन के अंदर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर आकर खाना ढूंढते हैं, फिर ज़मीन के अंदर, दैट इज बिलो में चले जाते हैं. अब कुछ चूहे ऐसे हैं जिनका कलर थोड़ा सा स्किन कलर का है, कुछ ऐसे हैं जो ब्लैकिश कलर का है. अब ये सारे चूहे जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और फूड को गेन करेंगे, और जिन्हें वो फूड मिलेगा वो सरवाइव करेगा, जिन्हें फूड नहीं मिलेगा फील्ड में वो मर जाएंगे. हेंस वो लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में एक दूसरे से बेसिकली लड़ते हैं. यस स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. In this competition, only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition. वही सरवाइव कर पाएगा जो बेसिकली फूड को गेन करेगा. अब फूड को कौन गेन करेगा, वो कौन से मॉडिफिकेशंस हो गए. सपोज कुछ चूहे ऐसे हैं जो तेजी से रन कर सकते हैं, तेजी से दौड़ सकते हैं, और कुछ चूहे ऐसे हैं जो स्लो रन करते हैं एज कंपेयर टू दी अदर. सो जो तेजी से दौड़ रहा है उनके पास एक एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से वो कंपटीशन जीत जाएंगे और वो जिंदे रह जाएंगे. However, beside this, natural selection also play an important role because nature selects only those organisms which are fit to survive and the rest perish. अब नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगा? फूड, नेचर ने एक चैलेंज दिया, दैट इज फूड बहुत कम है, जो तेजी से दौड़ेगा वो सरवाइव करेगा और जो तेजी से नहीं दौड़ेगा वो मर जाएगा. हेंस जो चूहे तेजी से दौड़ पाए उन्होंने बेसिकली उस फूड को गेन किया और वो बच गए, और नेचर ने बेसिकली उन्हें सिलेक्ट किया, और जो उस फूड को गेन नहीं कर पाए वो सारे के सारे मर गए. Sustaining and selected organisms can perform reproduction. अब जो ऑर्गेनिज्म बच गया, दैट इज जो तेजी से भाग सकता है, जो बच गया, अब वो रिप्रोड्यूस करेगा और अपने नंबर को बढ़ाएगा, और बाकी जो चूहे अब प्रोड्यूस होंगे वो सभी के सभी तेज भागने वाले होंगे. Darwin's theory of natural selection was widely accepted for a long duration. Darwin's theory को सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया, बहुत समय तक एक्सेप्ट किया. However, some objections were raised against this theory. कुछ objections इस theory में basically हमें देखने के लिए मिलते हैं. अब वो क्या है?
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। सबसे पहला, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया। Now the second one is Darwin did not mention any explanation about the useful and useless modifications. Suppose हमारे बॉडी में जो वेस्टिजियल that is the appendix which is one of the vestigial organ, ये यूजलेस ऑर्गन्स हैं, यूजलेस मॉडिफिकेशंस है, फिर भी ये क्यों प्रेजेंट है, इनका इवोल्यूशन में क्या रोल है, ये डार्विन ने नहीं बताया। There is no explanation about slow changes and abrupt changes. धीरे धीरे चेंजेस इवोल्यूशन में क्यों होता है, अपने आप आने वाली चेंजेस क्या होती है, इसके बारे में डार्विन ने नहीं बताया। फिर भी जितना उन्होंने काम किया, irrespective of these objections, Darwin's work on evolution have been a milestone. फिर भी उन्होंने जितना खोज किया वो बेसिकली आसान नहीं था। Yes? Now, चार्ल्स डार्विन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, This English biologist proposed the theory of evolution. इन्होंने theory of evolution को propose किया। He saw that all the species of living organism have been gradually evolved over the period of thousands of years from the common ancestors. जितने भी living organisms थे वो धीरे धीरे एक कॉमन एंसेस्टर से, कॉमन पूर्वज से धीरे धीरे वो इवॉल्व होते हैं, ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। He proposed that principles of natural selection is responsible for evolution. As you can see, nature provides the challenge और nature challenge provide करने के बाद जो species उसको tackle करता है वही बचता है। इस वे से nature उसे select करता है, बाकी सब मर जाते हैं। Yes students? अब now जो एक दूसरा कंसेप्ट हमारे बुक में दिया हुआ है that is Lamarckism। अब लेमार्किज्म के बारे में समझते हैं। बेसिकली लेमार्किज्म है क्या, चलिए देखते हैं। सो जीन बैप्टाइस्ट लेमार्क, ही इज द साइंटिस्ट, proposed that morphological changes occurring in the living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activeness or laziness of that organism. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं और वो चेंजेस बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज, वो कितना एक्टिव है, वो कितना लेजी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है और ये इवोल्यूशन में एक मेन रोल प्ले करता है। He called this concept as a principle of use or disuse of organ. अगर आप एक्टिव है तो आप उस ऑर्गन को यूज कर रहे हैं, अगर आप लेजी है तो आप उस ऑर्गन का डिसयूज कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। Hence इन्होंने इस प्रिंसिपल को Lamarckism is also called as use or disuse of organs. Yes, अब ये बेसिकली जिराफ के केस में कैसे है, जरा इसे हम आने वाले स्लाइड्स में कवर करते हैं। Further, he said that the neck of the giraffe has become too long due to browsing on a leaves of a tall plant by extending their necks for several generations. अब क्या उन्होंने कहा, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों है? उन्होंने ये कहा कि जैसे कि जब जो प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स बहुत हाइटेड होंगे और हमें ये पता है कि जिराफ हर्बीवोर है, वो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करता है, प्लांट्स की लीफ को कंज्यूम करता है। सो जिराफ क्या करता होगा, वो उस लीफ को बेसिकली खाने के लिए अपने नेक को एक्सटेंड करता होगा ताकि वो उस लीफ के पास पहुंच पाए। तो एज वो क्या कर रहा है, नेक को बेसिकली यूज में ले रहा है। तो एज एंड हाउ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जैसे वो मूव करते गया, उसकी एक्टिविटीज की वजह से, दैट इज उसकी गर्दन को लंबा करने की वजह से, बिकॉज उसको फूड चाहिए, हैंस स्ट्रेच करने की वजह से उसका गर्दन धीरे धीरे ज्यादा लंबा दैट इज हो गया। इट इज नथिंग बट द लेमार्किज्म। हैंस वो बेसिकली जैसा वो एक्टिवनेस को शो करेंगे वो इवोल्यूशन में हमें देखने के लिए मिलेगा। Similarly, the shoulders of the ironsmith have become very strong due to frequent hammering movement. अब ये हैमर स्मिथ है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली आयरन के रॉड पे हैमर कर रहा है, तो उसके जो शोल्डर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे क्योंकि बेसिकली वो ऐसा काम कर रहा
है, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use। अब जो ऑस्ट्रिच है, जो ईमू है, इन्होंने अपने विंग्स को यूज नहीं किया, क्योंकि विंग्स का यूज बेसिकली फ्लाइंग में बर्ड्स करते हैं, तो इन्होंने अपने विंग्स का इस्तेमाल फ्लाइंग के लिए नहीं किया, जिसकी वजह से इनके विंग्स वीक हो गए और आज ये बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं। Similarly, the legs of the birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water। अब ये जो दोनों, that is the swan and the duck, ये दोनों पानी में रहना पसंद करते हैं। इसके लिए अगर आप इन दोनों के legs को देखेंगे तो ये इस तरीके से इवॉल्व हुए कि ये पानी में बेसिकली स्विम कर सके। Now the another very interesting one, snakes have lost their legs। सांपों को पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने वो पैर क्यों खो दिए? बिकॉज लाइक बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी बाय बरोइंग हैबिटेट। मीन्स सांप जो रहते हैं वो बिल में रहते हैं। अब अगर इनके लेग्स होते तो जब ये बिल में मूव करते तो इनके लेग्स बेसिकली इनको बिल में नहीं जाने देते, वो एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करते। इसीलिए लेमार्क का ये कहना था कि उन्होंने वो लेग्स को बेसिकली अपने अंदर से एक्सटेंड किया, हटाया। यस, नाउ all these examples are the type of acquired characters। that is acquired characters का मतलब होता है इन्होंने बेसिकली उसे कैसे यूज किया। जैसे कि सांप को दिक्कत हो रही थी बिल में घुसने के लिए, ईमू को बेसिकली उसने अपने विंग्स को यूज नहीं किया फ्लाई होने के लिए। तो as and how they are not using the characters जो उनके पास है, तो उन्होंने कुछ नया कैरेक्टर गेन किया। इनके विंग्स छोटे हो गए, इनके लेग्स गायब हो गए। हेंस इसको हम थियोरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अनदर जनरेशन। और एक बार जब इनमें लेग्स गायब हो गया, इनके विंग्स छोटे हो गए, तो एक के बाद एक ये आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर हो गए। This is called as theory of inheritance of acquired character। तो लेमार्किज्म को हम यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहते हैं और थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। Yes students, so let us proceed further। Development of organs due to specific activities for their degeneration due to no use at all has widely accepted। मतलब अगर कोई ऑर्गन डेवलप हो रहा है बिकॉज कुछ सपोज हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम सोचेंगे हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा डेवलप होगा, और अगर हम बेसिकली उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी डेवलपमेंट कम होगी। एज यू कैन सी हियर, यूज ऑफ ऑल दोज आर वाइडली एक्सेप्टेड। इनका यूज तो हमने समझा कि अगर हम यूज करेंगे ऑर्गन को तो उसका डेवलपमेंट होगा, और अगर यूज नहीं करेंगे, जस्ट टाइम पास करेंगे, तो वो डीजनरेशन के लिए जा सकते हैं, उनका कोई यूज नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर हम टेल बोन की बात करें या अपेंडिक्स की बात करें। पहले हम अपेंडिक्स यूज किया करते थे तो वो फंक्शनल है, लेकिन अब हम अपेंडिक्स यूज नहीं करते हैं, दैट इज इसलिए वो डीजनरेट हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये तो माना कि यस डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसका ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक होता है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर सपोज आपके फादर इंटेलिजेंट थे तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं या इंटेलिजेंट नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपके पापा डॉक्टर है तो ये जरूरी नहीं है कि उतना ब्रिलियंट ब्रेन आपके पास भी हो और ना हो, डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिकली ट्रांसफर होता है कैरेक्टर एक जनरेशन से अदर जनरेशन तक। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके आगे वाली जनरेशन जो होगी वो भी इंटेलिजेंट होगी। तो साइंटिस्ट ने ये माना कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका कैरेक्टर आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर होना ये उन्होंने रिजेक्ट किया। Because it has been verified many times that modification brought in use are not transferred to the next generation and thereby Lamarck's theory was disproved। लेकिन
जो मॉडिफिकेशंस हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। एज हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर फादर इंटेलिजेंट है तो सन इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो मॉडिफिकेशन जो उन्होंने गेन की है, अब फादर ने गेन कैसे की, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने समझा कंसेप्ट्स को, इसलिए वो इंटेलिजेंट हुए। अब जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंसी डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हो जाए। यस, सो लेमार्क को इस तरीके से डिस्प्रूव किया गया था। The living organism can transfer the character which it has acquired to the next generation. This is called as ancestors of acquired character. लेमार्क के हिसाब से जो भी कैरेक्टर्स, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्रिएचर ने, जैसे इसकी गर्दन लंबी हो गई है, अब इसके आने वाले जनरेशन्स जो होंगे उनकी भी गर्दन लंबी ही होगी। इसे हम कहते हैं एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो हमने कैरेक्टर गेन किया है अपने डेली एक्टिविटीज से, वो बेसिकली आगे ट्रांसफर होगी। Hence it is also called as ancestry of acquired characters. So Lamarckism के टोटल 4 डिफरेंट नाम्स हमने देखे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा लेमार्क के बारे में समझते हैं। Lamarck proposed that the activity of the organism are responsible for the evolution. Lamarck ने कहा कि वो organism basically क्या है, उसकी एक्टिविटीज, वो लेजी है या वो एक्टिव है, वो डिटरमाइन करता है कि इवोल्यूशन कैसा होगा। एज जिराफ एक्टिव था, वो अपने गर्दन को बेसिकली स्ट्रेच कर रहा था, इसलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई। जो ईमू है, दैट इज द ऑस्ट्रिच या ईमू, उनके पास विंग्स थे लेकिन उन्होंने उसको यूज नहीं किया, इसलिए उसके विंग्स आज बहुत छोटे हो गए हैं। This French naturalist proposed that each animal or a plant undergoes some changes in its lifespan and those changes are transferred to the next generation and such changes occur in the next subsequent generation too. That is, ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली अपने समय काल में, अपने लाइफ स्पैन में वो कुछ चेंजेस को शो करते हैं, लेकिन वो जो चेंजेस होते हैं वो आगे वाले जनरेशन में भी ट्रांसफर होते हैं, ऐसा लेमार्क ने कहा था, जिसको हम सब ने रिजेक्ट किया था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फादर पढ़ने में तेज है तो ये बात तो हमने माना कि यस वो पढ़ने में तेज कैसे हुए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की होगी। लेकिन लेमार्क ने ये भी कहा कि वो जो कैरेक्टर है वो बेसिकली आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर होगा, आने वाली सारी जनरेशन इंटेलिजेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यस स्टूडेंट्स, नाउ हम एक बहुत इंटरेस्टिंग अगले कंसेप्ट पे डील करेंगे, दैट इज स्पीसिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म स्पीसिएशन? स्पीशिएशन टर्म का मतलब होता है डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ देयर एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज से अलग अलग स्पीशीज का बनना, उसे हम स्पीसिएशन कहते हैं। So, formation of new species of plants and animals is the effect of evolution. Evolution के कारण ही नए नए स्पीशीज हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहले तो सिर्फ यही एक फिंच प्रेजेंट था, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो इस फिंच से हमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस मिले। एक इंसेक्ट खाता है, एक वुड में बेसिकली होल कर इंसेक्ट को पकड़ता है, और एक सिर्फ सीड खाता है। तो ये डिपेंड करता है कि बेसिकली नेचर ने उन्हें क्या चैलेंज दिया है, उसके हिसाब से वो ग्रो करेंगे। स्पीशीज इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल प्रोडक्शन। अब स्पीशीज का डेफिनेशन क्या है? स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फर्टाइल इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल मतलब सपोज ये टाइगर है, ये ऐसा बच्चा प्रोड्यूस करेगा रिप्रोडक्शन के बाद कि इसका बच्चा भी आगे वाले जनरेशन में आने वाले जनरेशन को बढ़ा सके। मींस ये भी फर्टाइल होगा, आगे वाले जनरेशन को ये कंटिन्यू रख पाएगा। मींस ये बेबी टाइगर जब बड़ा हो जाएगा तो इसके भी बच्चे होंगे। यस, दिस इज ऑल अबाउट लायन एंड टाइगर। तो स्पीशीज वो ग्रुप होता है जो रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस करता है जो आगे जाकर फिर बच्चे प्रोड्यूस कर सके through natural reproduction. Yes? Now each species grow in a specific geographical conditions. As you can see,
अलग शेर के लिए अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, थोड़ा गर्म तापमान चाहिए। पेंगुइन्स के लिए अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, वो ठंडे जोग्राफिकल कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं। देयर फूड, वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं। हैबिटेट, वो रिप्रोड्यूस कितना करते हैं, एक बार में कितने बच्चे पैदा करते हैं। और बेसिकली उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या है, कौन से मंथ में वो रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, वो अलग अलग होता है। However, the genetic variation is responsible for the formation of new species from the earlier one. लेकिन अगर हम एकदम डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है जेनेटिक वेरिएशन। जीन्स में जब कोई चेंजेस होता है तो ही जाकर इवोल्यूशन होता है। ये जब हम डेप्थ में जाते हैं तब हम समझते हैं। Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. अब geographical और reproductive changes कैसे responsible है देखते हैं। Suppose ये एक particular जगह है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। Suppose बीच में ये एक गैप है, इससे क्या हो सकता है, ये स्नेल्स इधर से इधर मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्नेल्स होंगे वो आपस में ही रिप्रोड्यूस करेंगे, इस तरफ जो स्नेल्स होंगे वो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, और जो स्नेल्स बीच वाले एरिया में होंगे वो इन दोनों का मिक्सचर होगा, वो दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे और कुछ स्नेल्स यहाँ बनेंगे। यस, अब यहाँ पे क्या हो गया, जोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ। जोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब इनके रहने के प्लेसेस चेंज है, अलग अलग है। ये इधर नहीं जा सकते, ये इधर नहीं जा सकते, और ये जो है वो दोनों जगह मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ जिसके कारण अब क्योंकि ये मिल नहीं सकते, ये इनसे नहीं मिल सकते, ये इनसे नहीं मिल सकता, तो इन दोनों में रिप्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आइसोलेशन क्रिएट हो जाएगा। आइसोलेशन मतलब नो मिलना जुलना, और इसी के कारण नई स्पीशीज का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम देखते हैं हमें कौन सा डाउट आ रहा है और हम उसे कैसे टैकल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। Last dinosaurs disappeared approximately 7 crore years ago. डायनासोर्स आज से 7 करोड़ साल पहले धरती पर से गायब हो गए थे। At that time, monkey-like animals are said to be evolved from the ancestors who were more or less similar to modern lemurs. उस समय पर कुछ ऐसे मंकी जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए थे जो कि आज के लेमूर की तरह दिखते हैं, एज यू कैन सी हियर। यस, नाउ द टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। एज स्टार्टिंग में टेल था, लेकिन आज से ठीक 4 करोड़ साल पहले इनके टेल्स हमें गायब होते हुए दिखते हैं। They developed due to enlargement in brain, and their hands were also improved, and thus ape-like animals were evolved. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं हम कि ब्रेन का साइज बढ़ रहा है। तो ब्रेन का साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, और आगे अगर हम बढ़ें तो हम देख सकते हैं उनके हैंड्स फ्री हो रहे हैं, और अगर उनके हैंड्स फ्री हो रहे हैं तो वो उस हैंड्स का इस्तेमाल दूसरे कामों को करने में लगा सकते हैं। Meanwhile, this ape-like animal reaches the South and Northeast Asia. सबसे पहली बार जो इवोल्यूशन शुरू हुआ था वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ था। उसके बाद कुछ एप लाइक एनिमल्स जो डेवलप हुए वो नॉर्थ और साउथ ईस्ट एशिया में मूव किए, और उनसे गिबन बने और दूसरा ओरेंगुटान बने। सो जो एप लाइक एनिमल्स साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में मूव किए वो कुछ उनमें से गिबन्स में कन्वर्ट हो गए, इवॉल्व हो गए, कुछ ओरेंगुटान में इवॉल्व हो गए। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका, बाकी जो थे वो अफ्रीका में ही रहे, उनसे गोरिल्ला बने और चिंपैंजी बने, और ये सब 2.5 करोड़ ईयर्स अगो पहले हो रहा था। ये स्टूडेंट्स, कितना इंटरेस्टिंग है ह्यूमन इवोल्यूशन, इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। नाउ evolution of some of the 2 crore years ago old species of ape seems to be occurred in different way.
आज से 2 करोड़ साल पहले एप्स का डेवलपमेंट कुछ अलग ढंग से होना शुरू हुआ। दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क। उन्होंने अपने हैंड्स का इस्तेमाल चलने के लिए नहीं, उन्होंने खाना ढूंढने के लिए, खाना खाने के लिए अपने हाथों से, एज वेल एज दूसरे कामों को करने में यूज किया। दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग एंड अदर वर्क्स. Those apes started to live on the land as the forest started to decline due to dry environment. उस समय ऐसा हुआ होगा कि फॉरेस्ट सूखा पड़ा होगा और सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे, जो फॉरेस्ट होंगे, वो नष्ट हो गए होंगे। तो जो एप्स पेड़ों पर रहा करते थे वो अब जमीन पर आ गए, और जमीन पर आने के बाद वो धीरे 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 खड़े होने की कोशिश करने लगे। Their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in an erect posture in grassland, and thereby their hands became available to use anytime. अब उनका ये बेसिकली लंबार बोन आपको शो किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं लंबार बोन में धीरे 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 ऐसे चेंजेस आए कि वो सीधे खड़े रहने लग गए, और अगर वो सीधे खड़े रहने लग जाएंगे तो उनके हैंड्स तो फ्री हो जाएंगे, और हैंड्स फ्री हो गए तो उन्होंने अपने हैंड्स का इस्तेमाल डिफरेंट कामों में करना शुरू किया। These first human-like animals with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago. ऐसे इंसान जैसे दिखने वाले एनिमल्स जो अपने हैंड्स का यूज किया करते थे, उनका इवोल्यूशन आज से 2 करोड़ साल पहले हुआ था। First records of the human-like animals is with us in the form of Ramapithecus ape from East Africa. तो सबसे पहला जो ape like human हमें मिला, ह्यूमन लाइक एनिमल जो हमें मिला, वो बेसिकली है रामापिथिकस, जिसको हमने ईस्ट अफ्रीका में डिस्कवर किया। बेसिकली हमने इसका फॉसिल वहां मिला। Afterwards, this ape grows up in size and became more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakhs years ago. उसके बाद ये रामापिथिकस डेवलप हुआ, इनमें और इवोल्यूशन आगे बढ़ा। तो आज से 40 लाख साल पहले हमें एक ऐसा एप मिला जो बेसिकली साउथ अफ्रीका में इवॉल्व हुआ था। रामापिथिकस ईस्ट अफ्रीका में था। फिर एज एंड हाउ द इवोल्यूशन आगे बढ़ा तो हमें 40 लाख साल पहले जो फॉसिल मिले हैं उससे ये पता चलता है कि रामापिथिकस से जो आगे डेवलप स्टेज आया वो हमें साउथ अफ्रीका में देखने के लिए मिला। The morphology of these humans-like animals started to appear like to be the member of genus Homo. Homo genus में हम आते हैं। As you can see here, ये जो ape-like animals थे, इनका दिखना जीनस होमो की तरह शुरू हुआ। ये 20 लाख साल पहले आज से शुरू हुआ था, और स्किल्ड ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। स्किल्ड ह्यूमन मतलब इन्होंने पत्थर और दूसरे आर्टिकल्स का यूज करना शुरू किया। आज से 15 लाख साल पहले ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व। एज यू कैन सी हियर, 15 लाख साल पहले इंसान इरेक्ट पोस्चर, सीधे खड़ा रहने लगा। It may have existed in China and Indonesia of Asian continent. ये चाइना और इंडोनेशिया में पाए गए हैं अब तक इनके फॉसिल्स, इसलिए हम कहते हैं ये वहां प्रेजेंट हुए होंगे। Evolution of the upright man contributed in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovers the fire. जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन आगे बढ़ा तो इनके ब्रेन के साइज भी बढ़े। जैसे जैसे ब्रेन के साइज बढ़े वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए, और ऐसे ही इंसान ने फायर की भी डिस्कवरी की एज एन हाउ, जैसे जैसे उन्होंने इवोल्यूशन किया। Brain of 50,000 years old man have been sufficiently evolved to that extent that it could be considered as the member of class wise man, that is Homo sapien. Homo sapiens are also called as class wise men. आज से 50,000 साल पहले जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उनके फॉसिल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, उनके ब्रेन के साइज को आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता लगता है कि उनका ब्रेन का साइज उतना था, वो उतने इवॉल्व हो गए थे कि उन्हें हम क्लास वाइज मैन, दैट इज होमो सेपियन के मेंबर कंसिडर कर सकते हैं।
Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. As you can see, Neanderthal को हम first example मान सकते हैं. ये एक fill in the blanks है. The Cro-Magnon may evolve about 50,000 years ago. आज से 50,000 साल पहले Cro-Magnons का evolution हुआ था और उसके बाद evolution जो हुआ वो तेजी से होने लगा. Yes students? About 10,000 years ago, wise men started to practice the agriculture. आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत वाइस मैन ने की. उन्होंने कैटल्स को रेयर करना शुरू किया, उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और उन्होंने शहर बसाने शुरू किए. यस, कल्चरल डेवलपमेंट टुक्स प्लेस. उन्होंने कल्चर का डेवलपमेंट शुरू किया, आर्ट का डेवलपमेंट शुरू किया. And about 5,000 years ago, and thus the history has been started. उन्होंने कल्चर शुरू की, उन्होंने आर्ट इन्वेंशन शुरू किया. आज से 5,000 साल पहले बेसिकली ये सब उन्होंने शुरू किया और इसी से बेसिकली हम हिस्ट्री को शुरू करते हैं. Modern science emerges about 400 years ago and industrial society was established about 200 years ago. मतलब मॉडर्न साइंस जो आज हम बेसिकली जिसकी बात करते हैं इसका इवोल्यूशन, इसका उदय आज से ठीक 400 साल पहले हुआ था और इंडस्ट्रीज का बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया. हर जगह इंडस्ट्रीज दिखी, इंडस्ट्रीज में लेबर काम करते हैं. इंडस्ट्रियल सोसाइटी बैठी. आज से 200 साल पहले इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ. एंड now we had reached at this stage and still we are searching the details of the root of human ancestors. आज हम बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंच चुके हैं लेकिन आज भी हम ये ढूंढ रहे हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ कैसे, कहाँ से ह्यूमंस आए. आज भी हम इसको ढूंढ रहे हैं. So that's it students. कोई भी अगर आपको डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपका चैप्टर ओवर हो चुका है और हम बेसिकली आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. तो अब हम वेट करेंगे कि हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस बेसिकली आप लोग वेट करें, हम जल्दी उसे पोस्ट करेंगे. ये स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अपने आने वाले नए वीडियोस में जिसमें हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे.